हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लास। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 11th की साइकोलॉजी बुक से चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट 3 या 4 या फिर 6 मार्क के क्वेश्चंस। और इसका जो थोड़ा बहुत सीक्वेंस है वो चेंज भी हो सकता है, मे बी 5 मार्क में आपको इस बार आएंगे क्वेश्चंस। और आप मुझे मेरे दूसरे चैनल तरन सर व्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आई डी भी यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। डिस्कस वेरियस प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की अलग अलग प्रोसेसेस बतानी है या फिर आपको कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर गिवन है वो देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इज एन इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेसेस। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हम बड़े होते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल होती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी आती है, कॉग्निटिव होती है जो हम सोचते हैं, और सोशो इमोशनल होती है जो हम जिस सोसाइटी में या जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इन तीनों का मिक्सचर है जो हमें हेल्प करता है हमारी डेवलपमेंट में। वो अच्छी होगी बुरी होगी वो डिपेंड करता है कि कैसी माहौल में हम रहते हैं। तो डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स सच एज हाइट, वेट, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स डेवलपमेंट एटसेट्रा पॉइंट टुवर्ड्स द रोल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा फिजिकल पार्ट होता है जो हमें हमें पेरेंट्स से मिलता है। जिस तरह की हमारे पेरेंट्स की हाइट है, वेट है, या जिस तरह का उनका ब्रेन रहा होगा या हार्ट या लंग्स होगा, तो ये सब हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। सेकेंड नंबर पे आता है द रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन डेवलपमेंट relate to mental activities associated with the processes of knowing and experiencing such as thought, perception, attention, problem solving etc. ये सारी की सारी जो है हम किस तरह की थॉट रखते हैं, किस तरह के विचार हैं हमारे, पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है, या हमारी ओवरऑल मेंटल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें किसी चीज़ को जानना, एक्सपीरियंस करना, और किस काम के लिए हम कितनी अटेंशन देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमारी कैसी है, हम डर तो नहीं जाते प्रॉब्लम को सोल्व करने में। और थर्ड पॉइंट हमारा आता है सोशो इमोशनल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस एंड इंडिविजुअल्स इंटरेक्शंस विद अदर पीपल, चेंजेस इन इमोशंस एंड इन पर्सनैलिटी। अब देखो, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम किस तरह लोगों के साथ बिहेव करते हैं, हमारा इंटरेक्शन जब लोगों के साथ होता है हम कैसे बात करते हैं, हमारी इमोशंस कैसे होते हैं, और हमारी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी निखर के सामने आती है। सो दिस इज ऑल ए पार्ट ऑफ सोशो इमोशनल प्रोसेसेस। तो ये तीनों प्रोसेसेस का हमने यहाँ मेंशन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अडोलसेंस। अडोलसेंस का पीरियड जो होता है, जैसे 13 की एज के बाद या 19 की एज तक काउंट करते हैं हम उसे, तो इस टाइम पीरियड में हमारे अंदर क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं प्यूबर्टी के टाइम में, यानी जब प्यूबर्टी का आपको मतलब पता ही होगा कि जब थोड़ी सी हेयर ग्रोथ होती है अंडर आर्म्स में या कुछ हमारे और पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है, तो रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसी से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि आप थोड़े से बड़े हो रहे हैं। और जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड दोज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड फीचर और साइंस ऑफ अचीविंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो ये चीज़ें इनफैक्ट आप अपने साइंस के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे जो है आप बड़े होते चले जाएंगे, बॉयज़ में गर्ल्स में फिजिकल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें दोनों बता रखे हैं कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ऐसी जो प्यूबर्टल चेंजेस इन बॉयज़ आर मार्क्ड बाय एक्सेलरेशन इन ग्रोथ, फेशियल यानी फेस पे बाल आ जाते हैं, चेंज इन वॉइस, बॉयज़ में तो ये होता है कि उनकी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और गर्ल्स में देखें तो रैपिड ग्रोथ इन हाइट यूजुअली बिगिंस अबाउट 2 years बिफोर मिनार्शी, जो है ऑनसेट ऑफ मैच्योरेशन होता है। तो ये थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब गर्ल्स में इस तरह चेंजेस आते हैं। और जो ग्रोथ होती है, द ग्रोथ स्पर्ट बिगिंस एट द एज ऑफ 12 और 13 फॉर बॉयज़ और एट द एज ऑफ 10 और 11 फॉर गर्ल्स। तो दोनों के अंदर थोड़ा सा एज का डिफरेंस रहता है कि जब बॉयज़ में 12 और 13 की एज होती है और गर्ल्स में 10 और 11 की एज होती है, जब ऑलमोस्ट ये चेंजेस विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डिस्कस इन डिटेल द टर्म डिलिंक्वेंसी। अब डिलिंक्वेंसी टर्म को आपको डिटेल में, एक्चुअल में क्या होता है डिलिंक्वेंसी का अगर मीनिंग मैं आपको एक वर्ड में बताऊं तो बहुत मुश्किल है। यहाँ ये सारे के सारे डिलिंक्वेंसी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे डिलिंक्वेंसी रेफर्स टू ए वैरायटी ऑफ बिहेवियर, अलग अलग तरह के बिहेवियर रेंजिंग फ्रॉम सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, या सोशली अनएक्सेप्टेबल क्या होता है जिसको आप सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई बड़ा वायलेंट तरीके से बात करता है या बहुत वायलेंट हो जाता है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है।
लीगल ऑफेंसेस हैं या उसने कोई क्राइम किया है या क्रिमिनल एक्ट है या जस्ट ट्रूआंसी है, रनिंग अवे फ्रॉम होम है, स्टीलिंग चोरी होगी, बर्गलरी कोई डाका वगैरह डालना है, या एक्ट ऑफ वेंडलिज्म है। एक्ट ऑफ वेंडलिज्म क्या होता है यहाँ पर, तो ये होता है जानबूझ के किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, वेंडलिज्म जो है। ऐसी जो अडोलसेंट्स, क्योंकि हम डेलिंक्वेंसी की बात करें, अडोलसेंट्स विद डेलिंक्वेंसी एंड बिहेवियल प्रॉब्लम्स टेंड्स टू हैव अ नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी, इनकी नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी होती है और ट्रस्ट ना के बराबर होता है, डिक्रीज हो जाता है या लो लेवल ऑफ अचीवमेंट्स होती है। तो ये हमारे डेलिंक्वेंसी वर्ड से सारे रिलेट कर रहे हैं। ऐसी जो डेलिंक्वेंसी है ये एसोसिएट करती है विद लो पेरेंटल सपोर्ट, इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन एंड फैमिली डिस्कॉर्ड। अब देखो, परिवार में पेरेंट्स की सपोर्ट ना होना, इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन बच्चों को ना सिखाया जाना, या फैमिली डिस्कॉर्ड होना, ये भी क्या है, डेलिंक्वेंसी की तरफ इशारा करते हैं। और ऑफन अगर देखें इसमें गिवन है अडोलसेंट्स फ्रॉम कम्युनिटीज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ एक रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि बच्चों में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। हैविंग फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन, अपने आप को अकेला सा महसूस करना। फ्रॉम द मिडिल क्लास परफॉर्म परफॉर्म एंटी सोशल एक्ट टू गेन अटेंशन एंड टू बी पॉपुलर विद देयर पीयर्स। तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं, अपने पीयर ग्रुप में फेमस होने के लिए भी कई बार गलत रास्ता चूज कर लेते हैं। तो ये थोड़े से रीज़न हैं या कुछ एक वर्ड्स हैं जो डेलिंक्वेंसी की तरफ इशारा करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 4, जो 4 मार्क में भी आपको आ सकता है, जैसे डिस्कस सम रिफ्लेक्सेस इन न्यू बॉर्न बेबीज। अब रिफ्लेक्सेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या रिफ्लेक्सेस होते हैं जो नया बेबी पैदा होता है। तो हम रिफ्लेक्सिस वर्ड को अगर थोड़ा सा सिंपल टर्म में लें, जैसे ये तो साइकोलॉजी की टर्म में है, सिंपल टर्म में हम कहेंगे कुछ साइन, कुछ बच्चों के अंदर चेंजेस धीरे धीरे जो नज़र आते हैं। जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स है, रूटिंग साइन में क्या होता है, जैसे टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ व्हेन टच्ड ऑन द चीक। जब आप गाल पे टच करें तो बच्चा जो है अपना हेड टर्न करता है या माउथ ओपन करता है। सो इट डिसअपियर्स बिटवीन 3 and 6 months, और इस टाइम ये बच्चों में हैबिट खत्म हो जाती है। ऐसे जो सेकंड है मोरो रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है, इफ़ देयर इज ए लाउड नॉइज, यानी किसी भी तरह का अगर कोई तेज आवाज़ है, द बेबी विल थ्रो हिज और हर आर्म्स आउटवर्ड वाइल आर्किंग हिज और हर बैक एंड दे ब्रिंग, और साथ में क्या करेंगे, द आर्म्स टुगेदर एज इफ ग्रैस्पिंग समथिंग, दोनों बाजू को लेकर आएंगे जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप बच्चों ऐसे आपने कभी छोटे बच्चों में नोट किया नहीं होगा, बट दीज आर द थिंग्स दैट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कॉमनली नोट करते हैं और इसलिए उन्होंने सारी डिटेल दिया। लेकिन ये हैबिट जो है वो ख़त्म हो जाती है 6 to 7 months के जब बच्चा हो जाता है। और नेक्स्ट आपका होता है ग्रास्प रिफ्लेक्स, यानी व्हेन अ फिंगर और सम अदर ऑब्जेक्ट इज प्रेस्ड अगेंस्ट द बेबीज पाम, आप उसकी हथेली में फिंगर रखेंगे तो बेबी उसको पकड़ लेगा, यानी द बेबीज फिंगर एंड द बेबीज फिंगर क्लोज अराउंड इट डिसअपियर्स बाय 3 to 4 months एंड रिप्लेस्ड बाय वॉलंटरी ग्रास्पिंग। फिर धीरे धीरे कहते हैं 3 या 4 महीने के बाद तो अगर उसका मन करेगा तो वो आपकी फिंगर को पकड़ेगा, अदरवाइज नहीं पकड़ेगा। और लास्ट इसमें गिवन है बेबीज की रिफ्लेक्स, व्हेन द बॉटम ऑफ द बेबीज फुट स्टॉक द टोज फैन आउट इन कर्ल्स इट डिसअपियर्स बाय 8 to 12 months। अब जैसे बेबी का जो फुट होता है उसका बॉटम की बात करें, स्ट्रोक द टोज़ को अगर आप उसको थोड़ा सा टच करेंगे या कुछ भी, लेकिन कहते हैं कि उसका रिएक्शन होता है, लेकिन वो 8 to 12 month के बाद उसको आप देखेंगे वो भी ख़त्म हो जाता है, मीन्स वो चीज़ें नज़र नहीं आती। नेक्स्ट है दुर्गानंद सिन्हा का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो दुर्गानंद सिन्हा है उन्होंने क्या मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया है, उन्होंने प्रेजेंट किया एक इकोलॉजिकल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडियन कंटेक्स्ट। इंडिया के कंटेक्स्ट में आप बच्चों को कैसे समझेंगे, तो इकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड कुड बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ 2 कंक्रीट लेयर्स, जैसे अपर लेयर और उसके बाद सेकंड जो उसमें बता रखी है वो भी आपको बतानी है। अपर लेयर में क्या होता है और दूसरी होती है सराउंडिंग लेयर। तो अपर लेयर में होता है द मोस्ट विजिबल अपर लेयर कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग इकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे होम, एक तो सबसे पहले हमारा घर, इसकी कंडीशन देखेंगे, ओवर क्राउडिंग देखेंगे, स्पेस अवेलेबल टू ईच मेंबर है, टॉयज, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। एक बच्चे की डेवलपमेंट में अपर लेयर में होम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, किस तरह के बच्चों को स्कूलिंग दी गई है, फैसिलिटीज टू विच द चाइल्ड इज एक्सपोज्ड, और किस तरह की फैसिलिटीज उसको दी गई हैं। फिर है नेचर ऑफ इंट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज अंडरटेकन विद पीयर ग्रुप्स फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स, यानी जिन बच्चों के साथ वो बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है, वो किस तरह के बच्चे हैं।
और इसके अलावा मीन्स हम कह सकते हैं दीज फैक्टर्स डू नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली बट कॉन्स्टेंटली इंट्रैक्ट विद वन अनदर। ये इंडिपेंडेंट वे से काम नहीं करेंगे, सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अब सेकंड हमारी जो आती है सराउंडिंग लेयर, उसमें क्या होता है, अपर लेयर के बाद सराउंडिंग लेयर में होता है दिस लेयर कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसेस द अपर लेयर फैक्टर्स, हाउएवर दीज इन्फ्लुएंसेस आर नॉट ऑलवेज क्लियरली विजिबल। ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं हमेशा विजिबल नहीं होते। कुछ एलिमेंट्स हैं जो सराउंडिंग लेयर के, वो इस तरह हैं, जैसे पहला क्या है, जर्नल जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स स्पेस एंड फैसिलिटीज फॉर प्ले। अब बच्चा जहाँ पर खेलता है उसको किस तरह का स्पेस इन्वायरमेंट दिया गया है। अदर एक्टिविटीज अवेलेबल आउटसाइड द होम आर जनरल कंजेशन ऑफ द लोकेलिटी एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें कंजेशन ऑफ लोकेलिटी भी आ जाएगी और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी आएगी। मीन्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा तो ऑफकोर्स आपके बच्चे को एक वैसा एक फ्री सा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। ऐसी जो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग प्रोवाइडेड बाय कास्ट, क्लास एंड अदर फैक्टर्स हैं, अब जैसे कई बार हम कास्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग वैसी हो जाती है, ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा। और जो जनरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द चाइल्ड लाइक ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आते हैं हमारे सराउंडिंग लेयर्स में। तो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस एबिलिटीज अकर इन द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। अब इन्फेंसी में क्या क्या जो एबिलिटीज अकर होती हैं, जस्ट बिफोर द बर्थ या जस्ट बिफोर बर्थ द न्यू बोन्स हैव मोस्ट बट नॉट ऑल ब्रेन सेल्स। जो न्यूरल कनेक्शंस हैं अमंग दीज सेल्स डेवलप्ड एट ए रैपिड रेट होता है, बड़ी क्विकली फिर इनका जो है विकास होता है। जन्म से पहले कुछ सेल अभी नहीं डेवलप हुए होते। जो न्यूरल कनेक्शंस हैं अमंग दी सेल्स डेवलप्ड एट ए रैपिड रेट। और जो न्यू बोर्न है इज़ नॉट एज हेल्पलेस एज वी माइट थिंक। ये बात भी कही गई है कि जो नए अभी जन्मे बच्चे होते हैं वो इतने हेल्पलेस नहीं होते जिन्हें हम सोच सकते हैं। एबल टू इंडिकेट what direction is sound is coming from, किस डायरेक्शन से आवाज आ रही है, कैन डिस्टिंग्विश देयर मदर्स वॉइस फ्रॉम द वॉइस ऑफ अदर वीमेन। और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एबिलिटीज दैट अकर इन द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। जैसे सबसे पहले है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या हम देखते हैं, जो न्यू बॉर्न की जो मूवमेंट्स हैं दे आर गवर्न्ड बाय रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में कुछ साइन होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक हैं, बिल्ट इन रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई होते हैं, या फिर आप जब जैसे थोड़ा सा टिकलिंग करते हैं तब उसको रिएक्ट करता है बच्चा, या कुछ आप उसकी तरफ आवाज़ करते हैं। तो ये फीचर क्या है इस रिफ्लेक्सेस के, जैसे दे आर जेनेटिकली कैरिड सर्वाइवल मैकेनिज्म एंड आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मोटर डेवलपमेंट। जैसे दे एक्ट एज अडाप्टिव मैकेनिज्म हो गया। और कुछ हैं ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यू बॉर्न, फॉर एग्जांपल जैसे कफिंग होता है, ब्लिंक करना, यॉनिंग करना। ये कफिंग क्या होता है, थोड़ी सी खांसी वाला, जैसे ब्लिंक होता है आइज को बार बार ब्लिंक करना। यॉनिंग क्या होता है, जैसे आपको नींद आ रही है। तो दे परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइव्स। सो एज द ब्रेन इज डेवलपिंग तो फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो प्रोग्रेसेस एज द इन्फेंट ग्रोज। जो उसकी जो मसल हैं और नर्वस सिस्टम है दे मैच्योर, सो विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर फाइनर स्किल्स, और उनकी और कुछ स्किल्स भी डेवलप होती हैं। इसके अलावा जो बेसिक फिजिकल स्किल है इट इंक्लूड्स ग्रास्पिंग एंड रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारे इसमें आएंगे। और जो सीक्वेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट है इज यूनिवर्सल विद माइनर एक्सेप्शंस। कहते हैं ये जो फिजिकल डेवलपमेंट का सीक्वेंस है ना ये यूनिवर्सल है, कहीं कहीं माइनर सा चेंज आपको नजर आएगा, अदरवाइज दुनिया के हर बच्चे में ऑलमोस्ट आपको सेम ये चीज़ें मिलेंगी। अब मोटर के बाद आती है हमारी सेंसरी एक्टिव एबिलिटीज़ जो हैं, हाँ यानी बच्चे की सेंसेस कैसी हैं, सुनना, फील करना। लाइक न्यूबॉर्न प्रेफर टू लुक एट सम पर्टिकुलर स्टिमुलाई रादर देन सच एज फेसेस, ऑल्दो दीज प्रेफरेंसेस चेंज ओवर फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। जैसे जो न्यूबॉर्न का विजन है इज एस्टिमेटेड टू बी लोअर दैट ऑफ अडल्ट। तो ऑफकोर्स ये तो सबको पता है कि एक बड़े बच्चे से तो उसके व्यू जो विजन है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 6 मंथ में इट इम्प्रूव्स एंड बाय 1 ईयर द विजन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ एन एडल्ट। तो ऑलमोस्ट 1 साल तक सेम हो जाता है। In general, they are color deficient and full color vision develops by 3 months of age. तो 3 महीने के बाद उसकी जो कलर की विजन भी डेवलप होती है। Infants can hear immediately after birth. मतलब पैदा होने के इमीडिएटली बर्थ के बाद वो सुन सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। और जो न्यू बोर्न रिस्पॉन्स टू टच, दे कैन इवन फील द पेन, उनको पेन भी होती है। वो स्मेल एंड टेस्ट कैपेसिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यू बोर्न। अब हम आएंगे नेक्स्ट जो हमारी डेवलपमेंट है वो है कॉग्निटिव।
तो जीन पायजेट स्ट्रेस दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि देखो बच्चों ने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड की अपने हिसाब से मैनेज कर लिया है। ईच स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट वे ऑफ थिंकिंग एंड इज एज रिलेटेड। इसके अलावा जो बच्चा है इन्फेंसी के दौरान, इन्फेंसी क्या होती है, जब पैदा होने के कुछ वक्त तक ही, दैट इज द फर्स्ट 2 years ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड इंट्रैक्शंस विद ऑब्जेक्ट थ्रू लुकिंग, हियरिंग एंड टचिंग, ग्रास्पिंग। और पाजेट कहते हैं कि चिल्ड्रन एट दिस स्टेज डू नॉट गो बियॉन्ड देयर इमीडिएटली सेंसरी एक्सपीरियंसेस, दैट इज लैक ऑब्जेक्ट परमानेंस, द अवेयरनेस दैट द ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन नॉट परसीव्ड। इसका मतलब क्या है कि देखो बच्चों को कुछ नहीं पता होता, कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे बड़े लोग होते हैं उनको सब पता होता है लेकिन बच्चों को नहीं पता। वो कुछ चीज़ों की परमानेंस को लेकर उनको नहीं पता कि ये परमानेंस है या नहीं। ऐसी जो वोकलाइजेशन है उसकी बोलना जो है बिगिंस विद द इन्फेंट्स बबलिंग सम टाइम बिटवीन 3 to 6 months ऑफ एज, यानी 3 महीने के बाद ही थोड़ी बहुत उसकी साउंड आपको सुनने में मिलेगी जो अलग तरह की होती है, जिस मीन्स वो बोलने की कोशिश करता है, लाइक कुछ भी हल्का हल्का। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट एक इन्फेंट करता है, स्टार्ट प्रेफरिंग फैमिलियर फेसेस, जैसे वो अपने रोज देखने वाले फेसेस जो उसको देखते हैं उनके साथ, एंड रिस्पॉन्स टू पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कूलिंग एंड गर्गलिंग। तो ये कॉमन सी बात होती है। तो व्हेन फ्राइटन बाय अ न्यू फेस और व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर दे क्राई और शो डिस्ट्रेस। तो मदर से दूर होते वो थोड़ा सा रोते भी हैं, डिसअपॉइंट से भी होते हैं। And the close emotional bond of affection that develops between infants and their parents is called attachment। तो दोनों के बीच का जो bond है उसको attachment कहते हैं। तो young children have a long attachment to a favorite toy or blanket। उनको एक toy अच्छा लगता है और blanket बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और साथ में नेक्स्ट जो वीडियो आपको बहुत जल्द दूंगा मैं। सो कीप ऑन वॉचिंग तरन सर क्लासेस, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ MCQs के भी लिंक मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।